नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गडकरी साहब का जब संसदीय बोर्ड में उनको नहीं लिया गया, तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है वो संघ के नज़दीकी हैं, उसके बाद में अब मोदी जी को ये देखना पड़ सकता है, वो देखना पड़ सकता है, तमाम बातें। लेकिन अब ये और स्पष्ट हो गया है, संघ के सूत्रों ने बताया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि गडकरी को हटाया ही इसलिए गया क्योंकि वो ज़्यादा बोल रहे थे और वो जो कुछ बोल रहे थे वो बोलना मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा था। आज हम इसी पे बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही थीं, और अगर संघ के गडकरी नज़दीक हैं तो मोदी के पास वो सुपर पावर आरएसएस से क्यों आती है, आरएसएस के मोदी से व्यक्तिगत संबंध क्यों हैं, और क्यों मोदी के काल में वो आरएसएस सुदर्शन वाली जो अटल बिहारी वाजपेयी की चीज़ों पर सवाल उठाती थी, आज पीछे पीछे चल रही है। और यहाँ तक कि आरएसएस ने अपने बरसों पुराने एजेंडे को बदल दिया है मोदी के लिए। आज इसी पे बात होगी, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। नितिन गडकरी जहाँ जाते हैं एक गवर्नेंस का मॉडल लोगों को सुनाते हैं। मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, मैं उतना काबिल हूँ। 2019 के चुनाव में उन्होंने और उनके नज़दीकी पत्रकारों ने लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की कि मोदी जी अगर कमज़ोर रहते हैं और अगर सरकार बाहर के समर्थन से बनानी पड़ती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गडकरी बनेंगे। ये लगातार उस दौरान चला और गडकरी जी तमाम चेतावनियों मनाहियों के बावजूद बार बार अपनी इमेज बनाने में लगे रहते थे और उनको ये कहा जा रहा था कि भाई चुप बैठ जाओ, लेकिन वो बार बार कहते थे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, और बहुत सारा महिमा मंडन करते थे। उस पूरी प्रक्रिया के बीच में अपने आप को एक महान विकास पुरुष दिखाने के चक्कर में गडकरी साहब ने अंधाधुंध कर्जे लेकर देश भर में विकास किए ताकि सबको लगे कि सरकार ज़बरदस्त काम कर रही है। आज हालत ये है कि एनएचएआई ज़बरदस्त कर्जे में, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, और वो कर्जा चुका भी नहीं पाने की हालत में है। और अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया है कि अब आप और कर्जा नहीं लोगे। ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन वो है जिसमें वो कहते हैं कि अब राजनीति सेवा का मार्ग नहीं रही है, अब राजनीति जो है वो पावर सेंट्रिक हो गई है, अब पावर के लिए राजनीति की जाती है। यानी हर रोज़ गडकरी साहब दो काम कर रहे थे। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आज की राजनीति का स्तर गिर गया है, वो बहुत सारे ऐसे बयान, भड़काऊ बयान और दूसरी चीज़ों को डिसअप्रूव करते थे जिन चीज़ों को मोदी जी का सोशल मीडिया सेल, उनका अपना जो कोटरी थी जो प्रमोट करती थी। भड़काऊ बयान देने वालों को, दूसरे लोगों को भी गडकरी डिस्क्रेडिट करते थे। और ये सिलसिला चलते चलते स्थिति हो गई थी कि गडकरी जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती लगने लग गए थे, क्योंकि एक तरफ तो वो अपना कद बहुत बड़ा कर रहे थे, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। राजनीति मुझे नहीं चलता है, मैं तो यहाँ पे विकास के लिए आया हूँ, मैं राजनीति सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं पावर की राजनीति में यकीन नहीं रखता, आजकल राजनीति पावर करने के लिए हो गई, ये सब कहा करते थे। तो उनको ये कट साइज करने की ज़रूरत थी, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। और आने वाले समय में उनको और कट साइज किया जा सकता है अगर वो नहीं सुधरे, ये भी अखबार ने लिखा है। तो क्या आरएसएस से परमिशन ले ली गई थी? अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात को माने तो हाँ, परमिशन ले ली गई थी। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि इतनी आसानी से आरएसएस ने परमिशन क्यों ले ली और क्यों दे दी? गडकरी को तो संघ के नज़दीक माना जाता है, तो गडकरी को ठिकाने लगाने में संघ राजी कैसे हो गया? इसको समझना है तो आपको मोदी साहब और मोहन भागवत जी के व्यक्तिगत संबंधों को समझना पड़ेगा। दोनों गुरु भाई हैं। गुरु भाई कैसे हैं? अगर ये समझना हो तो आपको जानना पड़ेगा, मोहन भागवत के पिताजी होते थे मधुकर भागवत। उन्होंने पूरे गुजरात में
आरएसएस का पूरा एक संगठन बनाया, स्थापित किया। वो पहले प्रांत प्रचारक थे गुजरात के, गुजरात में आरएसएस को ले जाने वाले आदमी वो थे। और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनका जो बेटा था वो है मोहन भागवत। मोहन भागवत कुत्तों के डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। और बाद में उन्होंने जब संघ की राजनीति में जाने का फैसला लिया तो उनके हम उम्र, कुछ दिनों का ही अंतर है दोनों में, बाकी दोनों बराबर, दोनों का सितंबर का ही जन्म है। तो उनके जो पिताजी थे मोहन भागवत के, उनके परम शिष्यों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। और इसीलिए उस दौर से आप समझिए बचपन का प्यार जो गाना आया था, ये दोनों के बचपन की दोस्ती है। मोदी जी के गुरु और भागवत जी के पिता, इस रिश्ते से ये दोनों गुरु भाई हुए। और ये जो है बीजेपी और भागवत की, इसीलिए जब 2014 का चुनाव लड़ा गया तो जो लोग थोड़ा सा आरएसएस को और बीजेपी को नज़दीक से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि संघ ने खुलकर पूरी तरह से चुनाव में कंट्रीब्यूट किया। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में लग गए, जबकि पहले ये होता था कि संघ कहता था कि राजनीतिक जो हमारा कमांड है बीजेपी, उससे हमारा संबंध नहीं है, हम एक सांस्कृतिक संगठन है, और उसने हमेशा एक दूरी बना के रखी। लेकिन जब मोदी जी की बात आई तो वो जुट गए। और तब से आज तक आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में कोई टकराव हुआ है। और उसकी वजह है मोहन भागवत काल। संघ में भागवत जी के रहते कभी किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ। कुछ असमंजस रहा, कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी रही, तो दोनों ने मिल बैठकर मामले को सुलझा लिया। पुष्कर बैठक आपको याद होगी, उस पुष्कर बैठक में बाकायदा समन्वय बैठक हुई, जिसमें मोदी और भागवत के दौर में जो बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते हैं उसकी परिपक्वता को आप समझ सकते हैं कि कितनी मैच्योरिटी से दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आरक्षण का मसला आया, आरक्षण के खिलाफ आरएसएस शुरू से रहा है, आरएसएस की आइडियोलॉजी आरक्षण के खिलाफ है और जातीय आरक्षण का हमेशा विरोध करती है। लेकिन मोहन भागवत ने ये बयान दे दिया कि जब तक जातीय असमानता है तब तक आरक्षण रहेगा। ये वो आरएसएस है जो कहती थी आरक्षण होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और लोगों को आश्चर्य हुआ था कि कैसे मोहन भागवत पूरा आरएसएस का इंस्टांस उन्होंने चेंज कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी की स्थिति खराब वो देखना नहीं चाहते थे आरक्षण के मसले पर। 11 सितंबर को मोहन भागवत पैदा हुए हैं, 17 सितंबर को मोदी जी पैदा हुए हैं। 6 दिन का अंतर है दोनों में, और दोनों एक ही 1950 में पैदा हुए हैं। और दोनों जब शताब्दी वर्ष होगा 2025 में तो दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष किसका? आरएसएस का। भागवत और मोदी दोनों हम उम्र तो हैं ही, उनके बीच में सीनियर जूनियर जैसी कोई बात भी नहीं है। दोनों के बीच में कंफर्ट लेवल है, व्यक्तिगत लेवल पे कोई भी बात कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बचपन का दोस्त हो, उसके साथ बात करने के लिए आपको फॉर्मल थोड़ी होना पड़ेगा। ये वजह है कि गडकरी कितना भी हाथ पांव फेंक लें, मोदी जी को मात देने की हालत में वो नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंद्रेश कुमार और जो दूसरे नेता थे जो बहुत ज़्यादा कभी कभी सरकार पर बोल दिया गए करते थे, अब वो सारे के सारे एकदम साइडलाइन कर दिए गए हैं, उन सबको नियंत्रित कर लिया गया है। अब अगर आप पीछे जाएं तो आपको समझ में आएगा कि आरएसएस अटल जी के मामले में इतनी उदार नहीं होती थी बीजेपी के ऊपर। केसी सुदर्शन उस वक़्त होते थे आरएसएस चीफ, और उन्होंने इस हद तक नौबत ला दी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ जैसे अनुषांगिक संगठन जो हैं वो लगातार हमला किया करते थे बीजेपी सरकार की नीतियों पे
और गोविंदाचार्य ने वाजपेयी जी को मुखौटा बोल दिया था। ये आरएसएस का रोल रहता था। 2005 में एक इंटरव्यू में केसी सुदर्शन ने बाकायदा ये कहा कि प्रधानमंत्री अकर्मण्य हैं और संघ की वाजपेयी को बार बार तरह तरह की वार्निंग मिलती रहती थी। 2004 में अगर आप जाएं तो उस वक़्त हिंदू समाज को संगठित करने निकला था, मगर खुद असंगठित हो गया है, ये बयान दिया गया था। और बहुत सारे कारण थे उसमें, सुदर्शन और वाजपेयी की सीनियरिटी का भी मसला था, लेकिन उस सारी बैकग्राउंड में जाएंगे तो थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे अभी। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में गडकरी साहब अगर बाहर हैं तो उनके लिए आसान नहीं है बाहर वापस आना और अपनी जगह बनाना। मोदी जी के विराट आभा मंडल के समान आभा मंडल खड़ा करने का प्रयास जो भी पार्टी करेगी, पार्टी में जो भी करेगा, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये संदेश एकदम स्पष्ट है। 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की बात चल रही थी तो देश में एक मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, जिन्होंने बयान दिया था कि कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो मैं भी हो सकता हूँ, मेरा भी उतना अनुभव है, मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरा भी कामकाज अच्छा है। शिवराज सिंह भी बाहर हुए हैं। हालांकि एक ग्राउंड कही जा रही है कि शिवराज सिंह को इसलिए बाहर किया गया है कि सभी मुख्यमंत्री बाहर रखे जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री विशिष्ट नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री अंदर रहे या बाहर रहे। ये लॉजिक आपको रुचता है? फिर कैबिनेट मंत्री अंदर क्यों रहेगा? कोई भी, सारे क्यों नहीं रहेंगे? मतलब अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेगा तो एक ही क्यों रहेगा? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। लेकिन ये लॉजिक दिया जा रहा है। बहरहाल जो भी है, निचोड़ की बात ये है कि गडकरी साहब को मोदी जी के बराबर खड़े होने की कोशिश करना थोड़ा महंगा पड़ा है। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे गडकरी साहब मोर्चा लिए रहते हैं या हार मान लेते हैं। वो लड़ना पसंद करते हैं या चुपचाप अपना करियर बचाए रहते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगले 10-15 दिन में गडकरी साहब के जो बयान आएंगे उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि उनके और पर कतरे जाने हैं या वो सुरक्षित रहने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन इतना पक्का है कि आरएसएस से उनको कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। कल वीडियो नहीं दे सका, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2-3 मस्से थे। एक मस्सा था जिसको शेव करने पे बार बार कट जाता था, जो कि ख़तरनाक हो सकता था। लंबे समय बाद उसके कैंसर में तब्दील होने की आशंका होती है। आपके भी किसी भी स्थान पे बार बार कुछ कट रहा है, अगर तेज़ दांत भी अंदर से लग रहा है आपके अंदर से गाल में, और वो घाव पैदा करता है, या किसी भी जगह पे कोई आप गहना पहनते हैं वो एक ही जगह काट रहा है, तो आपको उस समस्या को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो कैंसर की दावत हो सकती है। तो मैंने वो निकलवा दिया और उसके बाद अब मैं आराम से शेव कर सकूँगा। और उसके कारण आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं आई, आपने बहुत चिंता व्यक्त की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद।